जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वर्ष 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न हैं उनकी सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज ये हमारा चौथा वीडियो होगा। इससे पहले के सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं या फिर ऊपर के आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सीरीज आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो भी मेरा करंट अफेयर का एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर यहाँ पर मैंने प्रश्नों का चुनाव किया है और मैक्सिमम प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अभी हाल ही में हुए किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टीन सिंक्लेयर दुनिया की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो क्रिस्टीन सिंक्लेयर की बात करते हैं तो ये आपके कनाडा की खिलाड़ी हैं और ध्यान रखिएगा ये दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि पुरुषों की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है, तो वो किया है ईरान के पूर्व खिलाड़ी दाई अली ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ओवरऑल या फिर महिलाओं में क्रिस्टीन सिंक्लेयर सबसे ज़्यादा गोल की हुई हैं और ईरान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं दाई अली, इनके नाम पर पुरुष श्रेणी में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 3 वर्षों के बाद फिर से राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है? तो इसकी सदस्यता ग्रहण की है यहाँ पर मालदीव ने। और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा मालदीव जिसने कुछ कारणवश जो हमारे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है इसकी सदस्यता को छोड़ दिया था और अब इसने एक बार फिर से 54वें देश के रूप में जो हमारे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन देश हैं उनको ज्वाइन कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा 54वें देश के रूप में मालदीव यहाँ पर शामिल हुआ है। भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में एकुशे पुस्तक मेले का शुभारंभ किस देश में किया गया? तो जो एकुशे पुस्तक मेला है ये आपका आयोजित किया गया बांग्लादेश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के जो जनक हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिनका बांग्लादेश की आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था, उनको समर्पित करते हुए एकुशे पुस्तक मेले का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया? तो ये जो पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट है इसे विकसित किया है भारत देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आप फिलहाल के लिए ये ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट अभेद्य के अंतर्गत जो हमारे मेजर अनूप मिश्रा हैं इनके द्वारा इस बुलेट प्रूफ हेलमेट को विकसित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं यही दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट है जिसे अभी भारत ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने उत्तर अटलांटिक ट्रीटी संस्थान में प्रवेश को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दे दी है उत्तरी मैसिडोनिया देश ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नाटो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रूस के विरोध में यानी कि उस समय का जो सोवियत संघ था उसके विरोध में अमेरिका की अगुवाई में इस संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मिलेगा। तो नाटो का 30वां सदस्य देश बन गया है उत्तरी मैसिडोनिया। कौन? उत्तरी मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में इसका आयोजन किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि वैसे इसका आयोजन 2020 में ही किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अब इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा। होगा कहाँ पर? तो ये ग्लासगो में होगा। कहाँ पर? ग्लासगो नाम के शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और आपको इसके बारे में एक जरूरी पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो यूनाइटेड किंगडम की कैबिनेट है उसमें व्यापार मंत्री हैं आलोक शर्मा और इन्हें COP26 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस देश में आयोजित गल्फ फूड 2020 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया? तो हालांकि अब ये खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री नहीं है और आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री कौन है।
तो जब ये खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थी उस समय संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित गल्फ फूड 2020 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं हरसिमरत कौर बादल जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, अरब क्षेत्र के पहले बराकाह परमाणु ऊर्जा प्लांट का संचालन किस देश में आरंभ हो गया है? तो इसका आरंभ हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि अरब क्षेत्र का जो पहला बराकाह परमाणु ऊर्जा प्लांट है इसका संचालन संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है। और अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि संयुक्त अरब अमीरात अरब का हमारा पहला देश बन गया है जहां पर कोयले के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में किस देश के द्वारा $1 मिलियन के फूड प्लैनेट प्राइज की घोषणा की गई? तो ये घोषणा कर दी है यहाँ पर स्वीडन देश ने। किसने? स्वीडन देश के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जिस भी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर खाद्य पूर्ति के लिए जो भी जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं उनके समाधान को सुझाएगा उसे यहाँ पर $1 मिलियन का फूड प्लैनेट प्राइज दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिवर्ष 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार स्वीडन की सरकार के द्वारा दिया जाना है। स्वीडन की बात हुई है तो इसकी राजधानी आपको स्टॉकहोम में मिलेगी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा पर केंद्रीय समिति ने किस देश से 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जिसे हम लोग रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं इसके खरीद को मंजूरी दी? तो ये हेलीकॉप्टर हम लोग प्रोक्योर करेंगे USA से। किससे? USA से इसको परचेज करेंगे। और USA की एक कंपनी है जिसका नाम है सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट। इसके द्वारा रोमियो हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है। और USA की बात हुई है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि USA से हम लोग 15 चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं। इसके अलावा 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भी हम लोग USA से खरीद रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को SDG स्पेशल मानवतावादी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सोनू सूद को। किसे? अभिनेता सोनू सूद को यहाँ पर SDG स्पेशल मानवतावादी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बस आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें मिला है। और आज का जो डेली करंट अफेयर का वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि जो अभी एशिया के 50 सबसे अच्छे लोगों की सूची आई है, यानी कि परोपकार या फिर जो समाज के लिए अच्छा काम किया है उनकी सूची आई है, उसमें भी सोनू सूद पहले स्थान पर रहे हैं। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित एबल प्राइज से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिला है 2 लोगों को। एक तो है हिलेल फ्रस्टनबर्ग, दूसरे आपके हैं ग्रेगरी मार्गुलिस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि उपरयुक्त दोनों करेक्ट होगा। एबल प्राइज के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसीलिए एबल पुरस्कारों को हम लोग गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं। तो ये मिला है हिलेल फ्रस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जिनेथ विदोया को। किसे? जिनेथ विदोया को ये पुरस्कार मिला है। पुरस्कार देता कौन है? तो कैनो फाउंडेशन के द्वारा फिनलैंड की जो हेल्सिंकी सेनोमेंट फाउंडेशन है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और बात करते हैं जिनेथ विदोया की, तो ध्यान रखिएगा इनको इस वर्ष गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 दिया जाना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किस भारतीय पत्रकार को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिला है 3 लोगों को। एक तो है मुख्तार खान, दूसरे हैं चन्नी आनंद, तीसरे हैं दार यासीन। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में इन 3 भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं अगर हम लोग पुलित्जर पुरस्कार की, तो जोसेफ पुलित्जर के नाम पर 1917 में इसकी स्थापना की गई थी और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो मुख्य रूप से पत्रकारों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा?
अब इन दोनों प्रश्नों को मैंने साथ में यहाँ पर रखा है क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा पुलित्जर पुरस्कार है ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये देता कौन है, तो ये देता है कोलंबिया विश्वविद्यालय। वहीं पर अगर हम लोग प्रिट्जकर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपके आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। इस वर्ष ये पुरस्कार मिला है दो लोगों को, एक तो है याओन फारेल, दूसरे हैं सैली मैकनामरा, दोनों आपकी महिला हैं और इन दोनों को वर्ष 2020 के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तुकला के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर याओन फारेल और सैली मैकनामरा जो कि दोनों आयरलैंड के नागरिक हैं, इनको इस वर्ष ये पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न है 2017 से 2019 अवधि के लिए 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने यहाँ पर जीता है, तो ये पुरस्कार जीत लिया है बी प्रवीण राव ने। किसने? बी प्रवीण राव को ये पुरस्कार मिला है और ये है कौन, तो जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं और इनको अभी 7वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए प्रतिष्ठित एडिसन पुरस्कार जीता है, तो ये पुरस्कार यहाँ पर जीत लिया है टाटा पावर ने। किसने? टाटा पावर कंपनी ने एडिसन पुरस्कार जीता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि टाटा पावर को यहाँ पर उसके द्वारा जो दो अभियान शुरू किए गए थे, एक अभियान था क्लब एनर्जी, एक का नाम था स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, इनके लिए अभी एडिसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो एडिसन पुरस्कार है यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ नवाचार को सम्मान देता है। तो जो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन थे, इनकी स्मृति में इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किसकी खोज की गई थी, ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। किस कवि को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई, तो ये पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी को और अभी इनका निधन भी हो गया। तो इसलिए यह प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी की बात करते हैं तो ये हमारे मलयालम भाषा के एक कवि थे, यानी कि केरल के ये कवि थे और इन्हें अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैसे अगर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करते हैं तो हमारे देश में साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार मिलता है। तो पहला पुरस्कार मिला था GS कुरूप जी को 1965 में। ध्यान रखिएगा पुरस्कार की स्थापना हो गई थी 1961 में, लेकिन पहली बार ये दिया गया था 1965 में। अगला प्रश्न है 29वें सरस्वती सम्मान के द्वारा किस लेखक को सम्मानित किया गया, तो ये पुरस्कार मिल गया है यहाँ पर वासुदेव मोही जी को। किसे? वासुदेव मोही जी को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग मोही जी की बात करते हैं तो ये सिंधी भाषा के एक लेखक हैं और इनके द्वारा एक लघु कथा संग्रह लिखी गई थी जिसका नाम है चेक बुक और इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। बाकी अगर हम लोग पुरस्कारों की बात करते हैं तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और पहली बार किसको मिला था, तो हरिवंश राय बच्चन जी को पहली बार सरस्वती सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में रीफ टॉक्सिक सन क्रीम के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो रीफ टॉक्सिक सन क्रीम होती है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया पलाऊ ने। किसने? पलाऊ, जो कि यहाँ पर आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा, एक छोटा सा द्वीपीय देश है और इसी के द्वारा रीफ टॉक्सिक सन क्रीम के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में किस राज्य में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना की जाएगी, तो ये जो हमारा चिकित्सा उपकरण पार्क है इसकी स्थापना की जाएगी केरल में। कहाँ पर? केरल राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे, बाकी केरल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मुख्यमंत्री उद्यमी विकास प्रोग्राम की शुरुआत की गई केरल में। ड्रैगन फ्लाई त्योहार जिसका नाम है थुम्बी महोत्सवन, इसका आयोजन भी केरल में किया गया। पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम है प्रतीक्षा, इसको भी केरल में लॉन्च किया गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना भी केरल राज्य में की गई है। कोच्चि में वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ओणम नाम का त्यौहार यहाँ पर मनाया गया। इसके अलावा मकर बिलुक्कू नाम का त्यौहार भी यहाँ पर मनाया गया। और जो अभी प्रॉस्पेक्ट मैगजीन के द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में शीर्ष विचारकों की सूची जारी की गई थी
उसमें केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा रही थी पहले स्थान पे। तो ये सारी चीजें भी आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग ने पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया है? तो इसकी स्थापना की गई गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात राज्य में जो सुरेंद्रनगर है वहां पर KVIC के द्वारा पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार हिम तेंदुए का सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये प्रस्तावित था, हालांकि कोविड-19 के कारण ये ठीक से हो नहीं पाया। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावित था उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में ITBP के साथ में मिलकर के हिम तेंदुओं के लिए सर्वेक्षण यहाँ पर कंडक्ट किया जाना था। हिम तेंदुओं की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा 23 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। और जो आपके IUCN की रेड लिस्ट है उसमें यह भेद्य कैटेगरी में शामिल है, यानी कि वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य आश्वस्त नाम से साइबर अपराध को रोकने के लिए एक पोर्टल खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, गुजरात हमारे भारत का पहला राज्य बना जिसने साइबर अपराध को रोकने के लिए आश्वस्त नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया। आश्वस्त की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है अश्योर्ड असिस्टेंट सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम। और जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा गांधीनगर में इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा नेत्रंग नाम का एक प्रोजेक्ट है, इसे भी गुजरात में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सुरेश चंद्र शर्मा की। किसकी? सुरेश चंद्र शर्मा की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो आप फिलहाल के लिए ये ध्यान रखेंगे कि पहले हमारे यहाँ पर होता था भारतीय चिकित्सा परिषद, तो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार के इसके ऊपर आरोप लगे। तो आरोप के बाद में इसको भंग कर दिया गया, इसका नया नाम रखा गया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, और इसी के पहले अध्यक्ष बनाए गए सुरेश चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य प्रकृति के संरक्षण के लिए यानी कि कंजर्वेशन फॉर नेचर के लिए IUCN के साथ एक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश ने IUCN के साथ में समझौता किया है। तो फिलहाल के लिए आप इतनी चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है इसे जीता बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने फाइनल मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हरा करके ये खिताब जीत लिया। हुआ कहाँ पर यह था? तो इसका आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ और बांग्लादेश ने भारत को हरा करके इसे जीता था। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो वो बनाए भारत के यशस्वी जायसवाल ने, और इसीलिए ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। सबसे ज़्यादा विकेट लिया रवि बिश्नोई ने। अगला प्रश्न है, प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2020 के 5वें संस्करण का जो खिताब है इसको किसने जीता है? तो ये जीता बेंगलुरु रैप्टर्स ने। किसने? बेंगलुरु रैप्टर्स ने ये खिताब जीता है। तो कुल मिलाकर के 7 टीमें इसमें शामिल हुई थीं और बेंगलुरु रैप्टर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर को 4-2 से हरा करके फाइनल मुकाबला जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? तो ताई जू इंग जो कि बेंगलुरु रैप्टर्स के खिलाड़ी थे, ये इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो आपका एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ इसमें भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय जो पुरुष टीम थी इसने यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडोनेशिया को यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला और मलेशिया को यहाँ पर रजत पदक मिला था। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में आयोजित क्रेन्स कप चेस टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये जो दूसरा संस्करण है इसका खिताब जीत लिया कोनेरू हम्पी ने। किसने? कोनेरू हम्पी ने इसका खिताब जीता था। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, और ये वर्तमान में विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी भी हैं। तो इन्होंने क्रेन्स कप चेस टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो सुनील भाई साहब ने यहाँ पर जीत लिया था स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, और वह भी ग्रीको रोमन श्रेणी में। अब यह श्रेणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पप्पू यादव ने 27 वर्ष पहले यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था
और अब उसके बाद में सुनील कुमार ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में दिव्या काकरन ने कौन सा पदक जीता? तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। किसने? दिव्या काकरन ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। और 2018 में नवजोत कौर के स्वर्ण पदक जीतने के बाद में ये हमारे देश की दूसरी महिला बन गई हैं जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, दिव्या काकरन ने स्वर्ण पदक जीता था और उत्तर प्रदेश की ये एक रेसलिंग की प्लेयर है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 के 8वें संस्करण में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हमारा देश इसमें रहा है 144वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि 140वें स्थान पे था 2019 में भारत, और अब ये 144वें स्थान पे चला गया। फिनलैंड इसमें रहा पहले स्थान पे, डेनमार्क रहा दूसरे स्थान पे, और स्विट्जरलैंड यहाँ पर रहा तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी 24वें वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है हांगकांग। कौन? हांगकांग यहाँ पर रहा है शीर्ष स्थान पे। और कनाडा का जो फ्रेजर संस्थान है उसके द्वारा 162 देशों के आधार पर इसे जारी किया गया। भारत इस सूचकांक में रहा है 105वें स्थान पे। ध्यान रखिएगा, 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय हमारा देश था 79वें स्थान पे और अब ये चला गया 105वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये जो आपका मानव पूंजी सूचकांक आया इसमें भारत रहा है 116वें स्थान पे। किस पे? भारत 116वें स्थान पे रहा है। तो विश्व बैंक के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है और इसीलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, 174 देशों के आधार पर विश्व बैंक ने इस सूचकांक को जारी किया। 2018 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय भारत था 115वें स्थान पे और अब भारत इसमें 116वें स्थान पे रहा है। टॉप देशों की बात करते हैं तो सिंगापुर रहा पहले, हांगकांग रहा दूसरे और जापान रहा तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर भारत रहा है 48वें स्थान पर। किस स्थान पे? भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर रहा है और ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग वीपो के नाम से जानते हैं, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और जो स्विट्जरलैंड का इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल है उसके द्वारा 131 देशों के आधार पर इसे जारी किया गया। स्विट्जरलैंड इसमें रहा पहले स्थान पे, स्वीडन रहा दूसरे स्थान पे और अमेरिका रहा है तीसरे स्थान पर। 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय था भारत 52वें स्थान पर, यानी कि भारत ने यहाँ पर 4 रैंकिंग का सुधार किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति बनी है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मिहिर शाह। कौन? डॉक्टर मिहिर शाह इसके अध्यक्ष बने हैं। तो यह एक 11 सदस्यीय समिति है और 6 माह के अंदर इसको अपनी रिपोर्ट देनी है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के 5 सदस्यों की ये टीम है जिसके अध्यक्ष NK सिंह जी। अगला प्रश्न है, सेबी के द्वारा किसकी अध्यक्षता में नगर पालिका बॉन्ड समिति का गठन किया गया? तो ये जो समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए सुजीत प्रसाद। कौन? सुजीत प्रसाद को यहाँ पर सेबी के द्वारा अध्यक्ष बनाया गया। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि नगर पालिका बॉन्ड समिति के लिए जो यहाँ पर सेबी के द्वारा कमेटी गठित की गई उसके अध्यक्ष बनाए गए सुजीत प्रसाद जी। सुजीत प्रसाद कौन है? तो ये सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यूपी का कोई एग्जाम था जिसमें ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे नृत्य गोपाल दास। कौन? नृत्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा चंपत राय इसके सचिव बने थे और जो नृपेंद्र मिश्रा हैं वह मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख बनाए गए थे। तो आपको इनके बारे में यहाँ पर याद रखना है।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में राजकोषीय समेकन रोड मैप के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो ये जो आपकी 8 सदस्यीय समिति थी, इसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह जी। कौन? एन.के. सिंह जी, वही जो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे समिति के अध्यक्ष थे। वही राजकोषीय समेकन रोड मैप के लिए यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, 2022 में आयोजित किए जाने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या होगा? तो ये जो आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल है, इसका शुभंकर यहाँ पर होगा बिग ड्वेन ड्वेन। क्या होगा? बिग ड्वेन ड्वेन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है, यह आपके चीन के बीजिंग शहर में प्रस्तावित है। कब? 2022 में। और बिग ड्वेन ड्वेन की बात करते हैं तो यह एक जायंट पांडा है, जो कि चीन का राष्ट्रीय पशु है, और इसी को यहाँ पर शुभंकर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा? तो इसका शुभंकर होगा आपका सुये रॉन रॉन। क्या होगा? सुये रॉन रॉन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम है, इसका भी आयोजन चीन के बीजिंग शहर में किया जाएगा 2022 में, और इसका शुभंकर है सुये रॉन रॉन। अगला प्रश्न है, किस देश में 2022 में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों के शुभंकर का अनावरण किया गया? तो ये जो 19वें एशियाई खेल हैं, इनका आयोजन होगा चीन में। कहाँ पर? चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्मार्ट ट्रिपलेट के रूप में कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन नाम के शुभंकर यहाँ पर जारी किए गए हैं, और ये जो आपके शुभंकर हैं, ये इंटरनेट कौशल के ऊपर आधारित हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि चीन में कहाँ पर होगा? तो चीन के होंगझाओ में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? होंगझाओ में इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में। अगला प्रश्न है, 2022 में चीन के होंगझोउ शहर में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो एशियाई पैरा खेल हैं, इसका शुभंकर है फेई फेई। क्या है? फेई फेई इसका शुभंकर है। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि ये पैरा खेल भी आपके चीन के झोंगझाओ में होंगे, यानी कि होंगझाओ में होंगे, और इसका जो शुभंकर है वो आपका होगा फेई फेई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का जो आयोजन है, वह किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो आयोजन है वह आपके गोवा में प्रस्तावित है। हालांकि कोविड-19 के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया है, लेकिन आप ध्यान रखें कि गोवा में प्रस्तावित है, और इसका जो शुभंकर है वह आपका है रूबीगुला। क्या है? रूबीगुला इसका शुभंकर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, इसके लेखक कौन है? तो ये जो आपकी पुस्तक है, इसे लिखा है आनंद नीलकंठन ने। किसने? आनंद नीलकंठन के द्वारा द वेरी एक्सट्रीमली मस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स पुस्तक लिखी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बाहुबली श्रृंखला है, उसके लेखक है नीलकंठन आनंद, और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बाकी कुछ अन्य पुस्तकों की बात करते हैं, तो इनमें आप ध्यान रखेंगे, हैरी पॉटर सीरीज की मशहूर लेखिका जेके रॉलिंग के द्वारा द इकाबॉग नामक पुस्तक लिखी गई, और ये पुस्तक ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। अरुंधति राय के द्वारा अभी आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन नाम की पुस्तक लिखी गई है। तो ये दो पुस्तक कम से कम आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में हु इज भारत माता पुस्तक का अनावरण किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने। किसने? पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पूर्व पीएम रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया। तो हु इज भारत माता नाम की जो पुस्तक है, इसे लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। अगली पुस्तक है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। तो इस पुस्तक की बात करते हैं तो जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? सदगुरु के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, और इसका अनावरण हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा किया गया। अगली पुस्तक है इनविंसिबल। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे, गोवा के सीएम थे मनोहर पारिकर जी, उनके जीवन के ऊपर आधारित पुस्तक है इनविंसिबल, और इसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखेंगे, भाजपा के एक नेता है तरुण विजय जी, जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया।
अगली पुस्तक है लिगेसी ऑफ लर्निंग। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है सविता छाबड़ा ने। किसने? सविता छाबड़ा के द्वारा जो हमारी भगवत गीता है उसके छंदों के ऊपर आधारित एक पुस्तक लिखी गई और इसी पुस्तक का नाम है लिगेसी ऑफ लर्निंग। तो ध्यान रखिएगा, सविता छाबड़ा ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को काले चावल यानी कि चखाओ के लिए जीआई टैग दिया गया? तो यहां पर काले चावल के लिए जीआई टैग मिला है मणिपुर राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि काला चावल, जिसे हम लोग चखाओ के नाम से जानते हैं, इसके लिए मणिपुर राज्य को जीआई टैग मिला है। अब बात हुई है यहाँ पर चावल के जीआई टैग को, तो पिछले 2-3 सालों में कुछ अन्य चावलों को भी मिले हैं, जैसे कि जो जीरा फुल चावल है इसके लिए छत्तीसगढ़ को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक हमारा है बोका चावल, तो इसको पिछले वर्ष ही मिला था और इसके लिए असम राज्य को मिला है। तो यहाँ पर आप इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे कि बोका चावल के लिए यहाँ पर असम राज्य को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को खोला मिर्ची के लिए जीआई टैग दिया गया? तो खोला मिर्ची के लिए यहाँ पर जीआई टैग मिला है गोवा राज्य को। किसे? गोवा राज्य को यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है और इस प्रकार से गोवा राज्य खोआ मिर्ची के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है और ये गोवा का पहला कृषि उत्पाद है जिसको यहाँ पर जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर टेराकोटा के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो ये टैग मिला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु की एक कदलई मितई है जिसे हम लोग कैंडी के रूप में जानते हैं। तो ये जो आपकी कोविल पत्ती में निर्मित कदलाई मितई है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसकी खास बात यह है कि मूंगफली, गुड़ और थामीर मानी नाम की एक नदी है जिससे इस कैंडी का निर्माण किया जाता है और इसी के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इस वीडियो में जो आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसकी जो लेख है वह आपको मिल जाएगी kbguruji.in के ऊपर। तो वहां से अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको आने वाले कुछ समय में मिल जाएगी, तो उस पीडीएफ से भी अगर आप चाहें तो इसका रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।